हेलो स्टूडेंट्स, अपने गुप्त वंश कंप्लीट कर चुके थे। आज अपने न्यू टॉपिक शुरू करेंगे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। अगर इसकी बात करें इसे पुष्यभूति वंश क्यों कहा जाता है, तो इस वर्धन वंश का संस्थापक जो था उसका नाम था पुष्यभूति वर्धन। अब वर्धन से तो इस वंश का नाम वर्धन पड़ गया और प्रथम राजा के नाम से भी इस वंश का नाम क्या पड़ गया, पुष्यभूति वंश पड़ गया। इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो दिल्ली के निकट थानेश्वर, दिल्ली के निकट एक जगह है थानेश्वर। इस थानेश्वर में पुष्यभूति द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। तो थानेश्वर इनकी क्या थी, शुरुआती राजधानी थी। पुष्यभूति के बाद अगर बात करें तो इसमें 3 प्रमुख शासक होते हैं। 3 प्रमुख शासक कौन कौन से, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ये 3 प्रमुख राजा हुए। प्रभाकर वर्धन की बात करें तो प्रभाकर वर्धन इस वंश का 5वां राजा था। कौन सा था, 5वां राजा था। यह गद्दी पर कब बैठा, तो 583 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा और 605 ईस्वी तक इसने थानेश्वर की गद्दी पर राज किया। कब बैठा गद्दी पर, 583 में। राज कब तक किया, 605 ईस्वी तक। प्रभाकर वर्धन की बात करें तो इसके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। 2 पुत्र कौन कौन से थे, तो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन ये दोनों इसके पुत्र थे। और इसकी पुत्री कौन सी थी, राजश्री। पुत्री का नाम क्या था, तो राजश्री इसकी पुत्री का नाम था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई 605 ईस्वी में। 605 ईस्वी में गद्दी पर कौन बैठा, तो राज्यवर्धन। क्योंकि इसका बड़ा पुत्र था इसलिए गद्दी पर कौन बैठा, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन 605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसकी 606 ईस्वी में हो गई मृत्यु। इसकी मृत्यु के पीछे रीजन क्या था, बंगाल का एक गौड़ राजा था। बंगाल का गौड़ राजा शशांक। इस शशांक ने क्या किया, राज्यवर्धन पर आक्रमण कर दिया और इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या करने के बाद जो थानेश्वर जो राज्य था या वर्धन जो वंश था वह बिखरता हुआ चला गया। और इसी बिखरती हुई स्थिति में इस वंश का शासक कौन बना, हर्षवर्धन बना। कब बना, 606 ईस्वी में ये शासक बना। और कब तक रहा, 647 ईस्वी तक ये शासक बना। लगभग कितने वर्ष हो गए, 40 वर्ष तक इसने राज किया। 606 से लेकर 647 तक लगभग 40 वर्षों तक इसने थानेश्वर की गद्दी पर राज किया। हर्षवर्धन की बात करें, हर्षवर्धन से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ राजश्री की। प्रभाकर वर्धन ने राजश्री का विवाह किससे किया, तो कन्नौज में मोखरी वंश का एक राजा था ग्रहवर्मन। कन्नौज में मोखरी वंश का मोखरी वंश का राजा था। कौन सा था, ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन से क्या किया, राजश्री की शादी कर दिया, विवाह कर दिया, ग्रहवर्मन। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, जब ये गौड़ राजा शशांक राज्यवर्धन पर आक्रमण करता है उस समय राजश्री अपने प्राणों की रक्षा हेतु किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। विवाह तो इसका ग्रहवर्मन से हुआ था। तो अब ग्रहवर्मन यानी कि कन्नौज और इधर से कौन आ गया, थानेश्वर, ये दोनों मिल गए क्योंकि वैवाहिक संबंध हो गए इनके मध्य में। तो थानेश्वर प्लस क्या हो गया, कन्नौज। तो इन दोनों की हो सकता है शुक सेना हो, शुक सेना थी, हो क्या सकता है, शुक सेना इनकी थी। तो राजश्री अपने प्राणों की रक्षा हेतु किसी अज्ञात स्थान पर चली गई। अज्ञात स्थान पर चली गई और उसके बाद देखो 606 में राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। 606 में गद्दी पर कौन बैठा, हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन क्या चाहता था, हर्षवर्धन चाहता था भी राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। किससे, तो गौड़ राजा जो शशांक था इससे। तो हर्षवर्धन ने क्या किया, कामरूप का राजा था भास्कर वर्मा। कौन था, कामरूप का राजा भास्कर वर्मा।
भास्कर वर्मा से सहयोग प्राप्त किया, एक संयुक्त सेना तैयार की। इन दोनों ने एक संयुक्त सेना तैयार करके शशांक पर आक्रमण करने हेतु उस संयुक्त सेना को भेज दिया। लेकिन चालुक्य नरेश, चालुक्य राजा था पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन सेकंड। इस पुलकेशियन सेकंड ने क्या किया, इन दोनों की संयुक्त सेना को नर्मदा नदी के तट पर खदेड़ दिया। नर्मदा नदी के तट से खदेड़ दिया, मतलब हरा दिया इन्हें। सेनाएं वापस आ गई। हर्षवर्धन का राज्य कहाँ तक पता चल रहा है, देखो नर्मदा नदी तक। क्यों, नर्मदा नदी के पास आते ही पुलकेशियन ने, जो चालुक्य राजा था, इसने क्या किया, इन पर आक्रमण कर दिया और उन्हें वापस यहाँ से खदेड़ दिया। अब देखिए बच्चों, उसी समय हर्षवर्धन ने क्या किया, अपनी बहन राजश्री को भी खोज निकाला और वापस उसे अपने राज्य में ले आया। हर्षवर्धन की बात करें, वैसे तो ये सूर्य की पूजा करता था, शिव का उपासक था, सूर्य की पूजा करता था, शिव का उपासक था। लेकिन इसका जो बाद में ध्यान था वह बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो गया, यानी कि बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था। सूर्य शिव को भी वह मानता था, बौद्ध धर्म को भी इसने अपनाया। इसका जो प्रथम शासक था पुष्यभूति, ये भी शिव का उपासक था। हर्षवर्धन की अगर जानकारी की बात करें, ये सब हमें जानकारियाँ कहाँ से मिलती है, तो हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री भारत आया था, चीनी यात्री ह्वेनसांग। ह्वेनसांग की पुस्तक थी सीयू की। इस पुस्तक से या इस यात्रा वृत्तांत से हमें हर्षवर्धन की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और पुस्तक है हर्षचरित्र। कौन सी है, हर्षचरित्र। किसने लिखी, तो बाणभट्ट ने। इस पुस्तक से भी हमें हर्षवर्धन की जानकारी प्राप्त होती है। अब अगर बात की जाए हर्षवर्धन के राज्य विस्तार की, तो राज्य विस्तार की बात करें तो हर्षवर्धन का जो राज्य था उत्तर में हिमाच्छादित प्रदेश तक। हिमाच्छादित का अर्थ हो गया भी जहाँ हिमालय फैला हुआ है उत्तर की साइड भारत में, यानी कि जम्मू कश्मीर और ऊपर का इलाका सारा इसके अंतर्गत आ जाता है, वहाँ तक। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में नर्मदा नदी तक। पूर्व की बात करें, पूर्व में गंजाम उड़ीसा तक। और इधर पश्चिम की बात करें तो गुजरात में वल्लभी तक इसका राज्य विस्तार था। उत्तर में हिमाच्छादित प्रदेश, दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में गंजाम यानी कि उड़ीसा और पश्चिम में गुजरात यानी कि वल्लभी तक इसका साम्राज्य विस्तार था। हर्षवर्धन ने, देखो इनकी पहली राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी नई राजधानी बनाया। यहाँ से सारा काम झाम कहाँ ले आया, कन्नौज ले आया। इसलिए हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी हुई, कन्नौज हुई। मैंने आपको बताया भी हर्षवर्धन सूर्य शिव का उपासक था और इसने किस धर्म की ओर अग्रसर हुआ, बाद में ये बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुआ। इसने यह क्या करता था, प्रतिवर्ष गंगा यमुना के संगम पर प्रतिवर्ष छोटी छोटी सभाएं बुलाता था, लेकिन प्रति 5वें वर्ष बड़ी सभाओं का आयोजन करता था। उन सभाओं में यह भरपूर दान दक्षिणा देता था, यानी कि दान वगैरह बहुत अधिक देता था। इन गंगा यमुना के संगम पर इन सभाओं का होने का प्रमुख उद्देश्य एक तो क्या था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। दूसरा उद्देश्य क्या था, दान दक्षिणा देना। दान दक्षिणा देने के पीछे भी एक कारण था, क्योंकि हर्षवर्धन के कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए हर्षवर्धन का क्या मानना था भी ये सारा जो धन है इसे दान में दे देना चाहिए। और किस प्रकार से दान में देता था धन, तो यह गंगा यमुना के संगम पर सभाओं का आयोजन करके दान दक्षिणा देता था। इन्हीं सभाओं में ये ह्वेनसांग उपस्थित हुआ था। कौन उपस्थित हुआ, ह्वेनसांग। गंगा यमुना के संगम पर जो सभाएं होती थी
वहाँ उपस्थित हुआ था। अंतिम बात करते हैं अपने हर्षवर्धन की। तो बताया जाता है भी हर्षवर्धन अपने अंतिम समय में अपने साम्राज्य को छोड़कर अपनी बहन से सिर्फ एक भगवा कपड़ा लेकर जंगल की ओर लौट गया। इस प्रकार से वर्धन वंश जो था वह 647 के लगभग बिखर गया, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद इसके कोई औलाद नहीं थी, इसलिए 647 के बाद ये बिखरता हुआ चला गया। तो बच्चों देखिए वर्धन वंश अपने कंप्लीट हो चुका है। 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है। एक तो पहला राजा कौन सा हो गया, प्रभाकर वर्धन, दूसरा राज्यवर्धन, तीसरा हर्षवर्धन। संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पुष्यभूति वंश। दूसरा नाम क्या इस वंश का, वर्धन वंश। कब तक चला ये, 647 तक। हर्षवर्धन का राज्य 606 से 647, राज्यवर्धन का 605 से 606 और प्रभाकर वर्धन 583 से 605 ईस्वी तक इसका साम्राज्य विस्तार रहा। थैंक यू बच्चों। आप इसको अपनी नोटबुक में कवर कर लें और साथ साथ लर्न भी करें। थैंक यू।